हेलो फ्रेंड्स, डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज जो है हम बात करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों के बारे में। किसका? तो सामान्य ज्ञान का। तो आज हम टॉप 100 सामान्य ज्ञान के क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों आज के इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। और दोस्तों इस सेशन का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप डेली क्लास में मिल जाएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया टेलीग्राम ग्रुप का, तो उस पर क्लिक करके जो है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों हमारा जो क्लास की टाइमिंग है वो क्या है? तो सुबह 7 बजे, उसके बाद कब है? 9 बजे, और दोपहर के 12:30 बजे और 3:30 बजे। तो 3:30 बजे जो है हमारा मैथ का क्लास होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लास होगा कब? तो 6 बजे। कब? 6 बजे। तो दोस्तों इस टाइम पे जो है डेली क्लास लाइव क्लास लेते रहता है, तो इसे अटेंड करना आप बिल्कुल भी मत मिस कीजिएगा। और दोस्तों आज की सेशन में जो हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे सूखा भाग है वो कौन सा है? तो पश्चिमी राजस्थान। कौन सा? पश्चिमी राजस्थान। तो भारत का सबसे सूखा भाग है पश्चिमी राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। इसका सही ऑप्शन होगा ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सेना ने स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम जियोफ्लाइट 3 को मिशन लॉन्च किया है? क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सेना ने स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम जियोफ्लाइट 3 मिशन को लॉन्च किया है? तो दोस्तों किस देश की सेना ने लॉन्च किया? तो अमेरिका की सेना ने। किस देश की? अमेरिका की सेना ने इसे लॉन्च किया है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। डी जो है हमारा सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे डायनेमिक शहरों में भारत के 6 शहरों ने जगह बनाई है। तो इन शहरों में से निम्न में से कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो दोस्तों विश्व के सबसे डायनेमिक शहरों में भारत के 6 शहरों ने जगह बनाई है। तो सबसे पहला स्थान जो है भारत के किस शहर का है? तो किस शहर का है? बेंगलोर का। किसका? बेंगलुरु का। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। बी जो है हमारा सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है कि जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आनंदम कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों जल्दी से आपको कमेंट करना है और इसका आंसर बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए आनंदम कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा राज्य है? तो मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आपने प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे प्रीवियस क्लास को देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? दोस्तों क्वेश्चन क्या है? हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है? तो दोस्तों किसको घोषित किया है? तो धर्मशाला को। किसको? धर्मशाला को। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि नवीनतम पुस्तक द कराची डिसेप्शन के लेखक कौन है? कौन सा पुस्तक? तो द कराची डिसेप्शन। तो द कराची डिसेप्शन के लेखक कौन है? तो शत्रुजीत नाथ। कौन है? शत्रुजीत नाथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। शत्रुजीत नाथ जो है वो कौन सी बुक लिखी है? द कराची डिसेप्शन। तो इसका सही आंसर होगा डी। अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई हाई किससे संबंधित है? दोस्तों इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा कि मुंबई हाई जो है वो किससे संबंधित है। तो मुंबई हाई किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से। किससे? पेट्रोलियम से। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है हमारा सही ऑप्शन होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। तो दोस्तों देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली जो है वो किस वर्ष शुरू की थी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1957 ईस्वी में। कब की थी? 1957 ईस्वी में। तो भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली 1957 में शुरू की थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? दोस्तों क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हीरा का। किसका? हीरा का। तो निम्न में से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? तो हीरा का। क्योंकि हीरा को जो है बनाया नहीं जा सकता है। हीरा को जो है बनाया नहीं जा सकता है। तो केवल विनिमय मूल्य किसका है? तो हीरा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ईजी है। भारत के कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र पर वन भूमि है? अब आपको बताना है कि भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है। जल्दी से बताइए कितना प्रतिशत क्षेत्र पर जो वन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो इसका सही आंसर क्या होगा? 23%। कितना होगा? 23%। तो भारत के कुल 23% भाग पर जो है वन भूमि है, कितने पर? 23% पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पे। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? क्वेश्चन क्या है? दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? दोस्तों किसको प्राथमिकता दी थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भारी उद्योग को। किसको? भारी उद्योग को। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो भारी उद्योग को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। सी जो इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? क्वेश्चन है कि राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार जो है निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? दोस्तों किसको दिया गया है? तो उच्च न्यायालय को। किसको? उच्च न्यायालय को। क्वेश्चन है हमारा कि राज्य के लिए, देखिए राज्य के लिए निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसको है? तो राज्य के हाईकोर्ट को, यानी राज्य में जो हाईकोर्ट होता है उनको अधिकार दिया गया है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 13 नंबर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि संघ सूची में कितनी मदें हैं? अब आपको बताना है कि संघ सूची में जो है कितनी मदें हैं। तो कितनी मदें हैं? 97। कितनी है? 97। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। कितनी मदें हैं संघ सूची में? 97 मदें हैं। कितना? 97। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? क्वेश्चन है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो कितना अंतराल दिया जा सकता है दो सत्रों के बीच? तो 6 महीने का। कितना का? 6 महीने का। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। कितने महीनों का सत्र होता है? तो कितने महीनों के बाद सत्र होता है? तो 6 महीने के बाद। कितने महीने के बाद? 6 महीने के बाद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? तो दोस्तों संविधान में मूल कर्तव्य जो है वो कब शामिल किए गए थे? तो संविधान में मूल कर्तव्य जो है वो कब शामिल किया गया था? तो 1976 में। 1976 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। संविधान में मूल कर्तव्य जो है वो 1976 में शामिल किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है वही किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। तो दोस्तों देश में छोटे किसानों को किस तरह से परिभाषित किया गया है? तो किस तरह से परिभाषित किया गया किसानों को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 से 2 हेक्टेयर वाले जमीन वाले को जो है छोटे किसान परिभाषित किया गया है। 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जिसका जमीन है उसे छोटे किसान के रूप में परिभाषित किया गया है। किसको परिभाषित किया गया? जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर भूमि है उसे छोटे किसानों के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो अभी कितनी है? दोस्तों जल्दी से बताइए इसका सही आंसर जो क्या होगा? कितनी है? 20। कितनी है? 20। तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है 20। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है 20। और दोस्तों ये जो संख्या है वो कभी कभी बढ़ते रहती है, लेकिन अभी जो आपको कमेंट सही करना है 20। क्या हो जाएगा? 20। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 1854 से 56 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो क्रीमियन युद्ध जो है वो कब हुआ था? 1854 से 56 के बीच। कब हुआ था? 1854 से 56 के बीच। तो आपको बताना है कि क्रीमियन युद्ध जो है वो किन के बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों क्रीमियन युद्ध जो है वो किसके बीच लड़ा गया था? तो रूस और तुर्की के बीच। किसके बीच लड़ा गया था? रूस और तुर्की के बीच। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ए जो है हमारा सही ऑप्शन है। और क्रीमियन युद्ध जो है कब लड़ा गया था? 1854 से 56 के बीच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? क्वेश्चन क्या है कि लास्ट सपर क्या है? एक प्रसिद्ध रिनेंस चित्रकारी है। क्या है? चित्रकारी है, यानी एक चित्र है जिसका श्रेष्ठ किसको जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो लियोनार्डो दा विंसी को। किसको? लियोनार्डो दा विंसी को। तो लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेंस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति थी? तो लियोनार्डो दा विंसी का। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। क्वेश्चन है कि बड़ा मिहिर थे। दोस्तों बड़ा मिहिर जो थे वो कौन थे? जल्दी से बताइए बड़ा मिहिर क्या है? दोस्तों बड़ा मिहिर जो है वो क्या है? तो एक प्राचीन खगोलविद। क्या है? एक प्राचीन खगोलविद थे, यानी एस्ट्रोनॉमर थे। कौन थे बड़ा मिहिर? एस्ट्रोनॉमर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि स्वयं अपने से बात करने वाला उसको क्या कहते हैं? तो स्वयं अपने से बात करने वाले को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है?
स्वगत भाषी, क्या कहा जाता है? स्वगत भाषी कहा जाता है। यह क्वेश्चन जो है किसका? हिंदी का है। किसका है? हिंदी का। तो क्वेश्चन है हमारा, स्वयं अपने से बात करने वाला को क्या कहा जाता है? तो स्वगत भाषी कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि विभ्रंश घाटी बनती है। तो दोस्तों विभ्रंश घाटी जो है कैसे बनती है? तो आपको कमेंट करना और इसका आंसर बताना कि विभ्रंश घाटी कैसे बनती है। तो दोस्तों दो भ्रंशों के बीच जो है विभ्रंश घाटी बनती है। किसके बीच? दो भ्रंशों के बीच। तो दो भ्रंशों के बीच जो है विभ्रंश घाटी बनती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। तो दोस्तों 22 का आंसर जो है क्या हो जाएगा? बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका में ओसवान डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो दोस्तों अफ्रीका में ओसवान डैम द्वारा बनाई गई झील है कौन सी? तो जल्दी से बताइए कौन सी झील है? तो इसका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो नासिर। कौन सी? नासिर। तो अफ्रीका में ओसवान डैम द्वारा बनाई गई झील है नासिर। कौन सी झील है? नासिर झील। तो किस डैम द्वारा बनाया गया? ओसवान डैम द्वारा। और किस देश में? अफ्रीका में। किस देश में? अफ्रीका में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो दोस्तों वर्तमान में जो है इसकी संख्या बढ़ाई गई है। तो आपको बताना है कि उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं। तो दोस्तों इस ऑप्शन के अनुसार जो है हमें बताना है कि उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं। तो कुल कितने न्यायाधीश है? 31। कितने हैं? 31। लेकिन वर्तमान में अभी जो है 33+1 का चल रहा है। कैसे चल रहा है? 33+1 का। इसमें एक जो है वो मुख्य होते हैं, बाकी 3 जो है वो जस्टिस होते हैं। एक मुख्य जस्टिस होते हैं, बाकी 3 असिस्टेंट जस्टिस होते हैं। तो अभी जो है 33+1 का चल रहा है, लेकिन इस ऑप्शन में 33+1 नहीं है। तो हमें क्या सही करना है? 31 सही करना है। क्या करना है? 31 सही करना है। लेकिन वर्तमान में क्या है? 33+1 है। क्या है? 33+1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति जो है कहाँ पे थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कहाँ पे थी? तो तक्षशिला में। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ पे थी? तक्षशिला में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 26 नंबर कि किस नदी घाटी को चौड़ा होने का कारण है? तो किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का क्या कारण है? तो दोस्तों किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का क्या कारण है? तो इसका कारण क्या है? पार्श्विक अपरदन। क्या है? पार्श्विक अपरदन यानी भू अक्षरण। तो पार्श्विक अपरदन के कारण जो नदी घाटी जो चौड़ा हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। कौन सा पार्क? कंचनजंगा। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है भारत के किस राज्य में है? तो सिक्किम में। किस राज्य में? सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? सिक्किम में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी जो है किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इसे जो यूनेस्को द्वारा जीआई टैग मिला है कि भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी जो किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? उत्तराखंड में। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में? उत्तराखंड में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ये जो इसका सही ऑप्शन होगा। तो रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में? उत्तराखंड में। अब नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन है, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो दोस्तों किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो किस तरह से मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? तो पेड़ लगाकर या वन रोपण द्वारा। किसके द्वारा? पेड़ लगाकर या वन रोपण द्वारा। तो किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है पेड़ लगाकर या वन रोपण द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। तो भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला कहाँ पे स्थापित की गई थी? कहाँ पे स्थापित की गई थी? तो डिगबोई में। कहाँ पे? डिगबोई में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी डिगबोई में। अब 31 नंबर क्वेश्चन है कि मशीन टूल एक उदाहरण है किसका? तो मशीन टूल जो है एक उदाहरण है किस वस्तु का? एक उदाहरण है मशीन टूल। तो मशीन टूल जो है वो किसका उदाहरण है? पूंजीगत का। किसका? पूंजीगत का। तो मशीन टूल एक उदाहरण है पूंजीगत वस्तुओं का। किसका? पूंजीगत वस्तुओं का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि गंधार कला मिश्रण थी। गंधार कला जो है वो किसकी मिश्रण थी? तो किसकी मिश्रण थी? मूर्ति कलाओं को भारतीय और यूनानी शैलियों की। किसका? मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों की। गंधार कला जो मिश्रण थी वो किसकी? तो मूर्ति कला की भारतीय और यूनानी शैलियों की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि मोहम्मद गवान
के राज्य की एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था। मोहम्मद गवान जो है वो किस राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? तो किस राज्य का था? तो मोहम्मद गवान जो है वो किस राज्य का एक प्रसिद्ध वजीर और वकील था? तो किस राज्य का था? इसका सही आंसर हो जाएगा बहमनी का। किसका? बहमनी का। तो मोहम्मद गवान जो है बहमनी राज्य का एक प्रसिद्ध वजीर था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 34 नंबर क्वेश्चन है, गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। क्वेश्चन है कि गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक कौन सा है? तो कौन सा सूचकांक है? तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक। कौन सा? उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक क्या है? तो गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला एक सूचकांक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और इस सेशन का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से आप जो है इस पीडीएफ को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 35 नंबर कि अल्पाधिकार में होता है। तो अल्पाधिकार में क्या होता है? तो दोस्तों अल्पाधिकार में जो है क्या होता है? तो कुछ विक्रेता। क्या होता है? कुछ विक्रेता होता है। तो अल्पाधिकार में कुछ विक्रेता होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अल्पाधिकार में होते हैं कुछ विक्रेता। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। अब आपको बताना है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन जो है वो किस विधि द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों लास्ट में आपको बताना है कि आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का आंसर जो है वो सही दे पाते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है किस विधि द्वारा? तो उत्पाद और आय विधियों द्वारा। किसके द्वारा? उत्पाद और आय विधियों द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों 36 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होती है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है, किसी उत्पादक फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी। तो कैसी लागत होगी दोस्तों ये? तो सदा स्थिर और नियत लागत। कैसी होगी? सदा स्थिर और नियत लागत। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। किसी उत्पाद फर्म के लिए अल्पकाल में नियत लागत होगी सदा स्थिर और नियत। तो इसको आपको याद रखना है, इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन ये है कि फॉसिज्म विश्वास करता है। फॉसिज्म जो है विश्वास करता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? फॉसिज्म जो है विश्वास करता है एक दल की प्रणाली में। किसमें विश्वास करता है? तो एक दल की प्रणाली में। तो फॉसिज्म में विश्वास करता है एक दल की प्रणाली में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 39 नंबर, निम्न में से कौन सा आयोग असंवैधानिक निकाय नहीं है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। तो कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कर्मचारी चयन आयोग। कौन सा? कर्मचारी चयन आयोग। तो निम्न में से कौन सा आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है? तो कर्मचारी चयन आयोग। तो ये जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जो है सही ऑप्शन हो जाएगा इसका। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे बात करें वित्त आयोग की, तो ये जो है क्या है, ये संविधान में जो इसका वर्णन किया गया है। संघ लोक सेवा का भी संविधान में वर्णन किया गया, चुनाव आयोग का भी संविधान में वर्णन किया गया, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग का वर्णन जो है वो संविधान में नहीं किया गया है। तो यहाँ पे क्या है, संवैधानिक निकाय नहीं है। कौन सा नहीं है? तो कर्मचारी चयन आयोग। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कि भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था। तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी अल्मीडा। कौन थे? डी अल्मीडा। तो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था डी अल्मीडा जो था भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय के लागू नहीं किया गया था। तो विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था। तो किसको लागू नहीं किया गया था विलियम बेंटिक द्वारा? तो दास्ता का अंत। किसको? दास्ता के अंत को लागू नहीं किया गया था। किसके समय में? तो विलियम बेंटिक के समय में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि अमेरिका की स्वतंत्रता युद्ध के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन के किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सामान्य बुद्धि। क्या हो जाएगा? सामान्य बुद्धि। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अमेरिका के स्वतंत्रता के दौरान ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ने के लिए थॉमस पेन को किस काम ने उपनिवेशी लोगों को प्रेरित किया था? तो सामान्य बुद्धि ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट है 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और आपको बताना कि कौन सा वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है। तो कौन सा वृक्ष जाति जो है वो पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है। तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देवदार। कौन सा? देवदार। देवदार जो है वो पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा कौन सी है? तो तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा जो है वो कौन सी है? तो कौन सी मृदा है? जलोढ़ मृदा। कौन सी? जलोढ़ मृदा। तो तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है जलोढ़ मृदा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने वाली चट्टानें क्या कहलाती है? क्वेश्चन है कि प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जलभर। क्या कहलाते हैं? जलभर चट्टानें। कौन सी चट्टानें? जलभर चट्टानें। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन था कि प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें क्या कहलाती है? तो जलभर कहलाती है। क्या कहलाती है? जलभर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है तो उसे भेजा जाए किसके पास? दोस्तों क्वेश्चन है कि परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है तो उसे भेजा जाए किसके द्वारा भेजा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसके द्वारा भेजा जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब 47 नंबर क्वेश्चन है कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है? तो दोस्तों कितना समय दिया जाता है इसका? तो 14 दिन। कितना दिन? 14 दिन। तो धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। कितना दिन का? 14 दिन का समय दिया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बचपन से पता होगा कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय लगता है, यानी समय दिया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं। अब बताइए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? तो निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। तो 48 का आंसर हो जाएगा बी। और ये क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा दिन विख्यात भारतीय के जन्म दिवस के समकालिक नहीं है? क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दिन जो है किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालिक नहीं है? तो कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय के जन्म दिवस का समकालिक नहीं है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? जैसे भारत की मुद्रा है रुपया, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा जो है वो कौन सी है? तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? रैंड। क्या है? रैंड। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है रैंड, जबकि भारत की क्या है? रुपया। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा कौन सी है? रैंड। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। और अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आज का सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे थोड़ा भी आप स्किप मत कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने की सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों धोने की जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल्दी से आपको कमेंट करना है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो क्या होता है धोने का सोडा रासायनिक सूत्र? अगर आपने प्रीवियस क्लास अटेंड किया होगा तो इसका आंसर जो आप सभी को पता होगा कि धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है।
तो दोस्तों इसका क्या होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। क्या होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही एलिमेंट है, तो इसे आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अब देखिए, अब साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम है। अब आपको बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम कौन सा है। तो कौन सा नाम है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा म्यूरिएटिक अम्ल। कौन सा, म्यूरिएटिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक और नाम है, कौन सा नाम है, म्यूरिएटिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल भी कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम कौन सा है, म्यूरिएटिक अम्ल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 53 नंबर, बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस कौन सी है। तो बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस कौन सी है। तो निष्क्रिय गैस कौन सी है, तो Ne। कौन सी, Ne। और Ne का नाम क्या होता है ये आपको कमेंट करके बताना है कि Ne जो है किस गैस का नाम है। तो दोस्तों Ne जो है क्या एक सैम्बल है किसका, गैस का। तो आपको बताना कि Ne जो है किस गैस का नाम है। तब तक चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे फिर नेक्स्ट सोडा से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है वो क्या है, दोस्तों बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होता है। अब आपको बताना है कि जीवाणुविक कोशिकाओं में जो है क्या नहीं होता है। तो दोस्तों क्या नहीं होता है जीवाणुविक कोशिकाओं में, तो जीवाणुविक कोशिकाओं में सूत्रकणिका नहीं होती है। क्या नहीं होता है, सूत्रकणिका जो है नहीं होता है। तो जीवाणुविक कोशिकाओं में सूत्रकणिका नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिरोध आर का एक तार n बराबर भागों में काटा जाए, फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। क्वेश्चन क्या है कि प्रतिरोध आर का एक तार n बराबर भागों में काटा गया। कितने भागों में, n बराबर भागों में। n जो है क्या है इन्फिनिटी है, यानी कितने भी भागों में वो काटा जा सकता है। तो फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया, किसमें जोड़ा गया, समांतर श्रेणी में जोड़ा गया। तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R/N²। क्या होगा, R/N²। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी जो है इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों प्रतिरोध को जो है किसे नोट करते हैं, आर से। किससे, आर से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी जो है इसका सही आंसर होगा। तो प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का ऐसा मात्रक जो है क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। रेजिस्टेंस का ऐसा मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी, R/N²। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है और इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए कि राल, जिसे हम धूना कहते हैं, किसका उत्पाद है। दोस्तों राल जो है वो किसका उत्पाद है, तो राल जो है वो कोनिफेरस यानी शंकुधारी पेड़ का है। किसका है, शंकुधारी पेड़ का उत्पाद है। क्या है, राल। राल जो है किसका उत्पाद है, तो शंकुधारी पेड़ का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल का पानी है। अब आपको बताना है कि नारियल के अंदर जो पानी होता है वो क्या है। दोस्तों नारियल का जो पानी होता है वो क्या होता है, तो विकृत तरल एंडोस्पर्म होता है। क्या होता है, विकृत तरल एंडोस्पर्म। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी जो है इसका सही आंसर होगा। नारियल का पानी क्या है, तो विकृत तरल एंडोस्पर्म। तो दोस्तों डी जो है इसका सही आंसर होगा। तो 58 का आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं। अब आपको बताना है कि बुलबिल्स किस में भाग लेते हैं। दोस्तों किस में भाग लेते हैं बुलबिल्स, तो कायिक जनन में। किस में, कायिक जनन में। तो बुलबिल्स किस में भाग लेता है, कायिक जनन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बुलबिल्स किस में भाग लेता है, कायिक जनन में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है 60 नंबर कि मछली एवं प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है। अब आपको बताना है कि मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है। किस श्रेणी का, प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है, क्योंकि उसमें क्या उपस्थित होता है। तो दोस्तों मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें कौन सा एसिड जो है उपलब्ध होता है। तो कौन सा एसिड उपलब्ध रहता है, तो इसका सही आंसर जो क्या हो जाएगा, कौन सा एसिड उपलब्ध रहता है, तो एमिनो एसिड। कौन सा, एमिनो एसिड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ए। इसका सही आंसर होगा ए। तो 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 61 नंबर। अब 61 नंबर में ये है कि स्तंभ होता है प्राय। देखिए स्तंभ किसको कहते हैं, तना को, पेड़ के तना को। तो तना होता है, तना जो है कैसा होता है, तो दोस्तों तना जो है क्या होता है,
एक धनात्मक प्रकाशानुवर्ती होता है। किसका होता है? धनात्मक प्रकाशानुवर्ती। प्रकाशानुवर्ती मतलब जिधर प्रकाश जाएगा उधर ही उसकी डाल जो है मुड़ेगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है इसका सही आंसर होगा। तो इस आंसर के साथ अगर आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द इंसुलेशन का अर्थ क्या है? क्या है? इंसुलेशन, जिसे क्या कहते हैं? आपतन। तो इंसुलेशन का अर्थ जो है क्या होता है? तो दोस्तों इंसुलेशन का अर्थ जो क्या है? तो इंसुलेशन का अर्थ है आने वाली सौर विकिरण। क्या है? आने वाली सौर विकिरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका सही आंसर क्या होगा? बी। बी जो है इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। तो इंसुलेशन का अर्थ क्या होता है? आने वाली सौर विकिरण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? अब आपको पता है कि टेरा रोसा क्या एक लैटिन शब्द है। तो टेरा रोसा का अर्थ जो है क्या होता है? तो टेरा रोसा का अर्थ क्या होता है? लाल भूभाग क्षेत्र। क्या होता है? लाल भूभाग क्षेत्र। तो लाल भूभाग क्षेत्र का लैटिन नाम क्या है? टेरा रोसा। क्या है? टेरा रोसा। टेरा रोसा क्या एक लैटिन नाम है। किसका नाम है? तो लाल भूभाग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, 64 नंबर है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर खड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? क्वेश्चन क्या है कि एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। तो इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो दोस्तों कौन सी भौतिक राशि जो है सुरक्षित है? जल्दी से आपको आंसर करके बताना है कि इसका सही आंसर जो है क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो केवल संवेग। क्या है? केवल संवेग जो है वो सुरक्षित है। संवेग मीन्स मोमेंटम। मोमेंटम जो केवल सुरक्षित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी। बी जो है इसका सही आंसर है। दोस्तों आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, उससे आप जो इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूध की सघनता मापने के लिए उपयुक्त प्रकरण कौन सा है? तो दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण कौन सा है? तो कौन सा उपकरण जो है दूध की सघनता को मापता है? तो कौन सा मापता है? तो लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर जो दूध की सघनता को मापता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 66 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है किसके बराबर? तो एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। तो कैसे रखता है गियर का अनुपात? दोस्तों गियर का अनुपात कैसे रखता है? 1 के बराबर या उससे अधिक। किसके बराबर? 1 के बराबर या उससे अधिक। अगर आप पहाड़ी पर गाड़ी चलाते हैं तो वाहन का ड्राइवर जो क्या करता है? 1 के बराबर या उससे अधिक के अनुपात में गियर को रखता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 67 नंबर कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों तारों की जोड़ने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? तो तारों की जोड़ने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? श्रृंखला बंधन। क्या कहलाती है? श्रृंखला बंधन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? टी। तारों की जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्रृंखला बंधन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर कि कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायित्व होता है? तो कंप्यूटर में जो गणना होता है उसको करने के लिए कौन सा अवयव जो है उत्तरदायित्व होता है, यानी कौन सा पार्ट जो है उत्तरदायित्व होता है? तो कौन सा पार्ट उत्तरदायित्व होता है? तो ALU। कौन सा? ALU, जिसे हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या कहते हैं? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब दूसरे ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है दोस्तों? यहाँ पे जो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायित्व होता है? तो ALU, जिसे हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब जैसे कि बात कर ले यहाँ पे ए के बारे में, राइट? क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है क्या है? किसका संक्षिप्त रूप है? तो रैम का। किसका? रैम का। रैम का जो पूरा नाम होता है क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी कंट्रोल यूनिट, यानी CU। कंट्रोल यूनिट मतलब CU। हार्ड डिस्क। ये क्या है? हार्ड डिस्क। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायित्व होता है? तो ALU। कौन सा? ALU। देखिए हम कंप्यूटर या डेस्कटॉप पे जितने भी गणनाएं करते हैं उसे कौन कंट्रोल करता है? तो ALU। ALU मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा C। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCB जो लघु पठन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, काम करता है। किस पे काम करता है? MCB जो है वो किस पे काम करता है? दोस्तों MCB जो है वो किस पे काम करता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। किस पर? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। MCB जो लघु पठन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, किस पे काम करता है? धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु होता है।
अब आपको पता है स्थिर गति के साथ वृत्ताकार पथ में चल रही वस्तु जो है कैसा होता है, तो दोस्तों कैसा होता है, चरत्वरण। कैसा होता है, चरत्वरण। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। तो अब आपको बताना है कि कौन सा काम की वह मात्रा है जो तंत्र के प्रति एकक समय में कर सकता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा संवेय प्रवाह। क्या हो जाएगा, संवेय प्रवाह। तो संवेय प्रवाह काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। क्या दोस्तों, इसका फिर से एक बार बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। तो कौन कर सकता है, संवेश प्रवाह। संवेश प्रवाह, तो संवेश प्रवाह काम की वह मात्रा है जो तंत्र प्रति एकक समय में कर सकता है। अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन है कि सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। तो सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण कौन सा है। तो दोस्तों एक उदाहरण कौन सा है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। कौन सा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करके इस सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन पे। 73 नंबर क्वेश्चन है कि सभी अम्लों को साझा तत्व है। तो सभी अम्लों का साझा तत्व जो है कौन सा है। दोस्तों अगर आपने कल रात 8 बजे वाली यानी कल शाम 6 बजे वाली क्लास देखा होगा तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर आपने देखा है तो जल्दी से कमेंट कीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। सभी अम्लों का साझा तत्व कौन सा है दोस्तों, कौन सा है, जल्दी से बताइए कौन सा है। तो हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो सभी अम्लों में उपस्थित रहने वाला तत्व है। तो सभी अम्ल में हाइड्रोजन जो है उपस्थित रहता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर। क्वेश्चन ये है कि टिकिया या कैप्सूल वाली दवाइयों की शीशी में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है। तो वो किसके लिए रखा जाता है। टिकिया या कैप्सूल वाली दवाई की शीशियों में सिलिका जेल का एक छोटा पाउच रखा जाता है, वो किस चीज़ के लिए रखा जाता है। तो दोस्तों जल्दी से बताइए वो किस चीज़ के लिए रखा जाता है। तो किस चीज़ के लिए रखा जाता है, तो नमी को सोखने के लिए। किसके लिए, नमी को सोखने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 75 नंबर है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। अब आपको पता ना कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है क्या होता है। तो दोस्तों एल्यूमिनियम ऑक्साइड मैं आपको बता दूं कि ये एक उभयधर्मी अम्ल है। क्या है, उभयधर्मी अम्ल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, एक उभयधर्मी अम्ल है। अब देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए VVI है। और देखिए ये क्वेश्चन नंबर 76 है कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था, 1969 में। कब किया गया था, 1969 में। एक लड़के ने कमेंट किया था कि भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष किया गया था। कितने में किया गया था, 1969 में। कब किया गया था, 1969 में। और कितने बैंकों का किया गया था, तो 14 बैंकों का। कितने, 14 बैंकों का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। अब आपको पता है कि 1 रुपया का जो नोट है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा। और इस पे जो है किसका सिग्नेचर होता है, तो प्रधानमंत्री का। किसका, प्रधानमंत्री का। तो 1 रुपये का नोट जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो भारत सरकार द्वारा। अब बाकी जितने भी नोट है वो कौन जारी करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिक को संबोधित करता है। तो किसकी शतवार्षिकी के नाम पर शताब्दी एक्सप्रेस का नाम रखा गया। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो जवाहरलाल नेहरू के। किसके नाम पर, तो जवाहरलाल नेहरू के शतवार्षिकी के उपलक्ष्य में शताब्दी एक्सप्रेस का परिचालन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रबी फसल नहीं है। अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है। तो दोस्तों कौन सा रबी फसल नहीं है, तो चावल। चावल जो है एक रबी फसल नहीं है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी। रबी जो है एक, चावल जो एक रबी फसल नहीं है। अब देखिए 80 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था। आप जो है प्रैक्टिस से उल्टा कर देख सकते हैं कि कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं। तो किस NH के माध्यम से कोलकाता और दिल्ली जो है जुड़ा हुआ है। तो किस NH के माध्यम से जुड़ा हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा NH नंबर 2 से, यानी नेशनल हाईवे नंबर 2 से जो है कोलकाता और दिल्ली जुड़ा हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पी। अब देखिए 81 नंबर क्वेश्चन है, किसी उद्यमी द्वारा विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है। तो किसी उद्यमी द्वारा एडवर्टाइजिंग यानी विज्ञापन तथा जनसंपर्क पर किया गया खर्च उसके किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है। तो किस प्रकार के व्यय का हिस्सा है, तो मध्यवर्ती उपभोग के। किसका, मध्यवर्ती उपभोग के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर। क्वेश्चन ये है कि भारतीय संविधान के समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो किस देश के संविधान से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही एलिमेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रेगिस्तानों के उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से जोड़िए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, रेगिस्तान है और यहाँ पे स्थान है। अब आपको बताना है कि कौन सा रेगिस्तान किस स्थान पे है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या सब है। तो थोड़ा इसे ऊपर कर लेते हैं। चलिए देखिए, अब आप बताइए कि इसका जो है आंसर क्या सब होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कालाहारी का, राइट। थोड़ा इसे और नीचे कर लेते हैं। चलिए देखिए, बात करते हैं कालाहारी का। कालाहारी जो है वो कहाँ पे है। तो दोस्तों बताइए कालाहारी जो है वो कहाँ पे है। तो कालाहारी कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया कहाँ, सॉरी कालाहारी कहाँ पे, कालाहारी जो है वो कहाँ पे दोस्तों, तो कालाहारी है अफ्रीका में। कहाँ पे, अफ्रीका में। और अटकामा मरुस्थल जो है वो कहाँ पे है, अटकामा मरुस्थल है दक्षिण अमेरिका में। अपने लोगों ने क्लास में चर्चा किया था कि अटकामा जो है, अटकामा रेगिस्तान कहाँ पे, दक्षिणी अमेरिका में। जबकि थार मरुस्थल जो है वो कहाँ पे, एशिया में। कहाँ पे, एशिया में। थार मरुस्थल कहाँ पे, एशिया में। और ग्रेट विक्टोरिया कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए। ये जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पे, अफ्रीका में। अटकामा मरुस्थल है दक्षिण अमेरिका में। थार मरुस्थल है एशिया में। और ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। तो इससे हमारा कुल 4 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। न्यूरॉन होती है, न्यूरॉन जो है क्या होती है। तो न्यूरॉन जो है वो क्या होती है, तो न्यूरॉन एक तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई है। तो तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या है, न्यूरॉन। तो तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या है, न्यूरॉन। और ये क्वेश्चन जो है बार बार उल्टा करके पूछ दिया जाता है। तो हमारा क्वेश्चन रहता है कि तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई क्या होती है। तो हमारा आंसर होगा न्यूरॉन। क्या होगा, न्यूरॉन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट है 85 नंबर कि सेलुलोजी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है। तो सेलुलोजी भित्ति जो है किसके सेलों में पाई जाती है, तो पौधे के सेलों में। किसके सेलों में, पौधे के सेलों में। अब 86 नंबर है, गुर्दे का निस्यंदन इकाई कौन सी होती है। तो गुर्दे का निस्यंदन इकाई जो है वो कौन सी होती है, तो नेफ्रॉन। कौन सी, नेफ्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। गुर्दे का निस्यंदन इकाई कौन सी होती है, नेफ्रॉन। अब देखिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या है, उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक तत्व को क्या कहते हैं। तो उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक तत्व को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्म। क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्म। क्वेश्चन है कि उच्चतर पौधों के बीजों के पोषक ऊतक को एंडोस्पर्म कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है कि ईस्ट महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ईस्ट जो है किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है ईस्ट, तो विटामिन बी का। विटामिन बी का महत्वपूर्ण स्रोत है ईस्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर। क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन से शहरों तथा उनके साथ प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों को गलत जोड़े बनाए गए हैं। अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या है, शहर है और उनसे संबंधित व्यक्ति है, और इनमें से किसका जोड़ा जो गलत है। सबसे पहले देख लेते हैं हम कलकत्ता का। ये किससे संबंधित है, रॉबर्ट क्लाइव से। तो अब आपको बताना है कि ये सही है या गलत है। दोस्तों ये जो पूर्णतः गलत है। जबकि पांडिचेरी के फ्रांसिस मार्टिन से संबंधित है, अहमदाबाद के अहमद शाह प्रथम से, और मद्रास के फ्रांसीसी डे से। लेकिन हमारा ऑप्शन ये जो है वो गलत है। कलकत्ता से रॉबर्ट क्लाइव संबंधित नहीं है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये जो है हमारा सही आंसर होगा। अब 90 नंबर है कि निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों का भाग का निर्णय हुआ था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा वार्डिवॉस की लड़ाई। कौन सी, वार्डिवॉस। तो निम्न में से किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय हुआ था, तो वार्डिवॉस की लड़ाई से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट है क्रीमियन युद्ध का समापन किस वर्ष हुआ था। सबसे पहले हम लोगों ने इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया था 10वें या 9वें क्वेश्चन में कि क्रीमियन युद्ध का समापन किस वर्ष हुआ, किस प्रकार हुआ था। तो दोस्तों क्रीमियन युद्ध का समापन जो है वो किस प्रकार हुआ था, तो पेरिस समझौते के द्वारा। इसके द्वारा, पेरिस समझौता के द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट है 92 नंबर। क्वेश्चन ये है कि भारत प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है। अगर आपने हमारा मॉक टेस्ट 3 अटेंड किया होगा, कौन सा, मॉक टेस्ट 3, तो आपको इसका आंसर बिल्कुल पता होगा कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी। कौन सी, गोदावरी। इसकी लंबाई कितनी है, 1500 किलोमीटर। कितनी है, 1500 किलोमीटर। तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है गोदावरी और इसकी लंबाई है 1500 किलोमीटर।
और देखिए गंगा नदी जो है वो बहने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी? बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। कौन सी है? गंगा। तो गंगा की लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर। कितनी है? 2500 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो सबसे अलग है। तो दोस्तों देख ले क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 1500 किलोमीटर। कितनी है? 1500 किलोमीटर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। ए जो है हमारा सही ऑप्शन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि मोरेन कहाँ बनते हैं? मोरेन जो है वो कहाँ पे बनते हैं? क्वेश्चन क्या है? मोरेन। तो दोस्तों मोरेन जो है वो बनता है हिमालय क्षेत्र में। कहाँ पे? हिमालय क्षेत्र में। तो मोरेन हिमालय क्षेत्र में बनता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? डी। दोस्तों देखिए इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की, अगर आपने हमारा मॉक टेस्ट 3 अटेंड किया था क्या होगा तो आपको इसका आंसर जो है भली भांति पता होगा। तो देखिए प्रायद्वीपीय बोल रहा है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी है, लेकिन बहने वाली नदी सबसे लंबी कौन सी है? गंगा। और गोदावरी की लंबाई कितनी है? तो 1500 किलोमीटर और गंगा की 2500 किलोमीटर। लेकिन गंगा जो है वो बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। राइट, अब आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। चलिए 94 नंबर पे, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? अब आपको पता है कि हिमालयी पर्वत श्रृंखला जो है वो किसका उदाहरण है? तो किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का। किसका? बलित पर्वत का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? बलित पर्वत का। 95 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है। तो कौन सी है? गल्फ धारा। कौन सी? गल्फ धारा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? एक निबल जो है वो कितने बीट के बराबर होता है? तो 4 बीट के बराबर। कितने बीट के बराबर? 4 बीट के बराबर। अब 97 नंबर है कि अपसट गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ, इसकी दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो दोस्तों कौन सा कथा दृश्य अंकित है? तो रामायण की। कौन सा? रामायण की। अपसट कहाँ है? गया में। गया कहाँ है? बिहार में। तो बिहार के गया से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है। तो किस कथा का दृश्य अंकित है? तो रामायण का। किसका? रामायण का। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखिए 98 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में आदिमानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बिहार में आदिमानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो मुंगेर एवं नालंदा से। कहाँ से? मुंगेर एवं नालंदा से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी जो है इसका सही आंसर होगा। अब नेक्स्ट है एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? अगर आपने प्रीवियस क्लास अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि एंजाइम क्या होता है, और अगर आपने नहीं अटेंड किया तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे अटेंड कर सकते हैं क्लास को। और आप जो हर एक क्लास को 2 गुने की स्पीड पर करके जल्दी क्लास को खत्म कर सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर उसे देख लीजिए इस वीडियो के बाद। क्वेश्चन क्या है? एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम जो है वो क्या होता है? तो एंजाइम क्या है? एक प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन है। एंजाइम जो है एक प्रोटीन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो कौन सा? तो वत्स। कौन सा? वत्स। तो कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? तो वत्स। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों हमारा जो क्लास का टाइमिंग है कब है? 7 बजे, 9 बजे, 12:30 बजे और 3:30 बजे हमारा मैथ का क्लास होता है। उसके बाद हमारा क्लास कब है? तो शाम के 6 बजे। तो इसे अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो दोस्तों ये हमारा क्लास का टाइम टेबल है। दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में अपने टाइम के अनुसार। तब तक के लिए सी यू।